तो आइए आज का करंट अफेयर शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि दक्षता, एफिशिएंसी, एफिकेसी जिसको कहते हैं, दक्षता या एफिशिएंसी या एफिकेसी भी कह सकते हैं, क्षमता, दक्षता या क्षमता जनरली हम लोग दक्षता और क्षमता आने पर बड़े खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं, खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा काम हो रहा है। तो हमको किसी खुशफहमी में नहीं रहना है, खुशफहमी में नहीं रहना है कि हमारे पास दक्षता आ रही है, क्षमता आ रही है, वरन उसका हमको उपयोग करना है। एक ये बहुत गलत भ्रांति होती है कि हम कई बार नए शब्दों को सीखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमने नए वर्ड सीख लिया है, नया फ्रेज सीख लिया है, नया मुहावरा सीख लिया है, आज हमने ये पढ़ लिया है, आज हमने एक चैप्टर तैयार कर लिया है, एक यूनिट तैयार हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, किताबें पढ़ ली है, और या हम इस काबिल हो गए कि अब हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हम एक खुशफहमी पाल लेते हैं, खुश रहने लगते हैं, जबकि उसका उपयोग होना चाहिए। एफिशिएंसी, एफिकेसी अगर बढ़ रही है, कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, उपयोग करने की जरूरत है। यहां थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, यहां डेविएशन आता है, एक तरह का खुशफहमी पाल लेते हैं, गलतफहमी तो मैं नहीं कहूंगा, खुशफहमी है, हैप्पीनेस आ जाती है टेम्परेरी टाइप की। ये तैयारी में बाधा है, ये आपकी तैयारी को कमजोर करेगा, उसका उपयोग कीजिए। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस का उपयोग होना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना है एक्सपीरियंस को। कई लोग एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करते हैं और एफिकेसी या एफिशिएंसी आने को सेलिब्रेट करने लगते हैं, जबकि उपयोग यह है कि क्या आप लिख पा रहे हैं। कई लोग 3 घंटे लिखने को भी सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब मैं 3 घंटे बहुत अच्छे से लिख लेता हूं, तो फिर लिखते रहना है, सेलिब्रेट नहीं करना है, लिखते रहना है। अभी आप 3 घंटे के हिसाब से लिख रहे हैं, वैसे पूरा पेपर कंप्लीट होने में 4 घंटे लगते हैं। मेंस का पेपर आप पूरा लिखेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, 20 क्वेश्चन, 3 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं। और कई लोग इसमें खुशफहमी पाल लें तो फिर तो वो क्या कर पाएंगे। इसलिए अगर आप 4 घंटे में लिख पा रहे हैं तो 3.5 में आइए, 3.5 से 3 में आइए, और 3 से भी कम में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 15 मिनट तो आपका लिखा पढ़ी और दूसरे फालतू चीजों में चला जाएगा, और कुछ टाइम सोचने में भी तो जाएगा। तो कोशिश करिए कि 2.5 घंटे में, तो जो सेलिब्रेशन का टाइम है, खुशफहमी पालने का जो टाइम है, उसको उपयोग में लगाइए, यूटिलाइज कीजिए। ये बहुत जबरदस्त चीज है सिविल सर्विसेज के लिए, तैयारी के लिए, क्योंकि इस तैयारी के दौरान आदमी का दिमाग खुलता है, उसको नई नई बातें पता चलती है, तो वो एंजॉय करने लगता है, उसको अच्छा लगता है कि मुझे नई जानकारियां मिल रही है, नई चीजें हो रही है, लेकिन उसमें थमना नहीं है, कंपटीशन है ये। तो आज का एक नया सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि रुकना नहीं है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सेलिब्रेट नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब उत्साह पूर्वक नहीं करना, ये नहीं, उत्साह आना चाहिए, उत्साह में एंथुसियाज्म डिफरेंट चीज है, उत्साह तो आना चाहिए, एंथुसियास्टिक तो होना चाहिए हमको, लेकिन सेलिब्रेशन मोड में नहीं जाना है।
कि उत्साह इतना आ गया कि अब हम सेलिब्रेशन करने लग जाएं कि अब नाच लें कूद लें क्योंकि हमारा बहुत कुछ हो गया। नहीं, कंपटीशन है। आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने हैं, ठीक है, एफर्ट के मोड में ही रहना है। चलिए, आइए आज के टॉपिक्स देखिए। ग्लोबल डिजीज आउटब्रेक रिस्क मैप, ये थोड़ा गूगल पे सर्च करके कलर में, मेरे पास जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, आप कलर वाला निकाल लीजिएगा। ग्लोबल डिजीज आउटब्रेक रिस्क दुनिया में कहाँ कहाँ पर है। और स्टेप वेल्स, बावड़ियाँ जिनको कहा जाता है, बावली कहा जाता है, वाव, रानी की वाव, इस टाइप की जो स्टेप वेल्स हैं, सीढ़ियों वाले कुएं, उनको बावड़ी कहा जाता है। एआई डिजाइंड वायरसेस एंड बायोसिक्योरिटी और इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो ये अच्छा खासा आपको मिल जाएगा उस पर, ग्लोबल डिजीज आउटब्रेक रिस्क मैप कलरफुल मिल जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 9.3% ऑफ अर्थ्स लैंड फ्लैग्ड इन न्यू आउटब्रेक रिस्क मैप। तो आइए, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एरिया कहां पर है? तो अर्थ लैंड एरिया 9.3% वाला डेंजरस डिजीज आउटब्रेक्स यहां पर देखने को मिलते हैं। हाई रिस्क अप्रोक्सीमेटली 6.3% और वेरी हाई रिस्क 3%। लैटिन अमेरिका और ओशिनिया, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका और ओशिनिया, और यहां पर ग्लोबल पॉपुलेशन का 20% है मीडियम रिस्क जोन, और 3% जो है वो हाई और वेरी हाई रिस्क जोन। तो देखिए किसने किया है रिसर्च? ज्वाइंट रिसर्च सेंटर ने किया है, यूरोपियन कमीशन का है, और रिसर्चर थे एंजेला फेनेली जो वेटरनरी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने टूल यूज किए हैं, मशीन लर्निंग टूल्स, मॉडल्स, सैटेलाइट इमेजरी, क्लाइमेट डेटा सेट्स, लैंड यूज मैप्स और हिस्टोरिकल आउटब्रेक डेटा, इन सबको जोड़ा है। और अब तो बहुत आसान है, एआई के माध्यम से बहुत रिसर्च जो है बहुत फास्ट होती है। अब डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा माइनिंग बहुत बहुत इजी हो गया है। सो ज़ूनोटिक डिजीज के बारे में कुछ फैक्ट्स देखिए जो इन जानवरों से इंसानों में फैलती है। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज इन ह्यूमन आर ज़ूनोटिक। किसने बताया ये रिपोर्ट है ट्राइपार्टाइट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीनों की रिपोर्ट को अगर मिलाकर के देखें तो 75% इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज, कॉन्टाजियस डिजीजेज, ठीक है, क्या क्या नाम ले सकते हैं, कम्युनिकेबल, कॉन्टाजियस, इन्फेक्शियस, ये ज़ूनोटिक होती हैं। और इसमें एनिमल टू ह्यूमन स्पिल ओवर है, लाइक कोरोना, ठीक है, कोविड-19 उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये होती है वाइल्ड लाइफ कांटेक्ट में आने से, जंगली जानवरों के संपर्क में रहने से। हैबिटेट एनक्रोचमेंट, हम लोग उन मकान बनाते बनाते वहां तक पहुंच गए हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जब वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करते हैं तो उसके साथ भी हमारे साथ ही रखते हैं ना एनिमल्स को, फिर सूटकेस में रखते हैं, इसमें रखते हैं, उसी में कपड़े भी रखे होते हैं, उन्हीं कपड़ों को फिर पहन लेते हैं, तो उनके वायरसेस हमारे अंदर आ जाते हैं। इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग, अगर लाइव स्टॉक फार्मिंग बहुत इंटेंसिव टाइप की है, सघन है, तो वहां पर भी डिस्टेंस रखना पड़ता है ना। लाइव स्टॉक में भी एनिमल्स को एक साथ रखेंगे तो फिर तो उसमें चांसेस हैं। WHO मेंटेन्स प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट, देखिए इबोला, मैंने आपको हिमोरेजिक फीवर होता है और सबसे खतरनाक मॉर्टेलिटी वाली बीमारी है, 90% से ज्यादा। जीका वायरस, लासा फीवर, निपा वायरस, 3 तो आपने अच्छे से सुन रखे, लासा ज्यादा नहीं कर रखा तो उसके बारे में आज लिखिएगा, लासा फीवर, और शॉर्ट नोट बनाइएगा, लासा फीवर। एंड डिजीज एक्स, प्लेस होल्डर फॉर अननोन फ्यूचर पैथोजन्स, जो फ्यूचर में आने वाला है उसका फिर हमने रख दिया। जैसे कल के अवतार थे ना, कौन से नंबर के अवतार, 10वें नंबर, आगे जाकर के कलयुग में जो अवतार आएंगे, एक नए अवतार आएंगे, डिजीज एक्स। आने वाले बुद्धा कौन है? जो फ्यूचर में बुद्धा आएंगे उनका क्या नाम होगा? मैत्रेय,
आने वाले अवतार कल की, आने वाले वायरस डिजीज एक्स, ठीक है। फिर फ्यूचर के लिए भी रहते तो अननोन पैथोजन विद पेंडेमिक एपिडेमिक पोटेंशियल, ये रहेंगे बाद में, इसका मतलब गुंजाइश बनी हुई है। सो क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज स्प्रेड। क्लाइमेट चेंज के साथ में क्या दिक्कत है? टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वेक्टर मॉस्किटो टिक इनका सर्वाइवल रेंज बढ़ता जाना है, ब्रीडिंग साइकिल्स चेंज हो जाएंगे, माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज होंगे, लॉन्गर वार्म सीजन्स, इससे मलेरिया ज़्यादा होगा, डेंगू होगा, जीका होगा, क्योंकि और वो नए एरिया में फैलेंगे। तो पिछली बार आपने सुना था कि लोग यूरोप में जो है ठंडे पानी से नहा रहे हैं गर्मी के दिनों में, और काफ़ी एसी की बिक्री भी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क में पहले एसी नहीं होते थे, अब काफ़ी बिना एसी का होटल नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं होती थी, ठंडा होता था काफ़ी लोग, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर है थोड़ा, लेकिन अब सब जगह है। WHO and IPCC have identified climate change as a health risk multiplier। तो इनके हिसाब से क्लाइमेट चेंज ने मल्टीप्लायर का काम किया है। लैंड यूज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इमर्ज एज ए सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ आउटब्रेक रिस्क। जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां फैलने की संभावना और ज्यादा है। तो अदर फैक्टर क्या है? डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फेवर रिजर्वायर स्पीशीज। तो रिजर्वायर स्पीशीज अभी बता रहे थे ना कि आर्कटिक वाला अगर बर्फ उखड़ेगा तो उसके अंदर दबे हुए कुछ एनिमल्स निकलेंगे पुराने, और उनके अंदर जो वायरस होंगे वो स्प्रेड होंगे। तो जो बर्फ दबी हुई है उसको दबी रहने दो, ग्लेशियर्स जो बने हुए हैं उनको बने रहने दो, अंदर पता नहीं क्या क्या निकलेगा, और निकलेगा तो वो अकेला नहीं निकलता, पुराना दबा हुआ एनिमल निकलेगा तो उसके साथ के वायरस भी निकलेंगे, और वो कभी निकल करके फिर सोसाइटी में दौड़ने लगे तो फिर तबाही मचेगी। तो बहुत खतरनाक चीजें होने वाली है। क्लाइमेट चेंज इसीलिए से बचना चाहिए। मुझे लगता है ह्यूमन जो है बड़ा एडवेंचर पे आना चाहता है, उसने तय कर लिया है कि मुझे पूरा तबाह करके देखना है कि होता क्या है। सो प्रिपेयर्डनेस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस देखिए, WHO क्या कर रहे हैं? मेंटेन्स ग्लोबल डिजीज सर्विलांस, HARA हीरा, हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स अथॉरिटी। तो हेरा जो है ये यूरोप का है, और ये डिजीज पे फोकस कर रहे हैं, इबोला पे, जीका पे, और क्रीमियन कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर, ये भी याद रखिएगा। क्रीमियन कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर बड़ा बेकार होता है। हिमोरेजिक फीवर बताया था ना, जितनी बॉडी की ओपनिंग है सभी जगह से ब्लड निकलता है, कान में से, नाक में से, मुंह में से, सबसे ब्लीडिंग होने लगता है, और अंदर सब कुछ फूटता रहता है, बस्ट होता है अंदर की बॉडी। कितनी दर्दनाक मौत होती होगी, सिनेमा में ही देख सकते हो आप ऐसी चीजें। ज़ॉम्बी वाली मूवी देखी कि नहीं कोई? हाँ, which is A, B, A। चलिए, स्टेपवेल्स, ये रानी की वाव का फोटो है। बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके साथ में, अलग अलग जगह पर क्या क्या कहते हैं इसको। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। बावरी नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, उत्तर भारत में बावली या बावड़ी कहा जाता है। वाव गुजरात और राजस्थान में वाव कहते हैं, और पुष्करणी और कल्याणी ये साउथ इंडिया का नाम होता है। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बावली, स्टेपवेल। साल भर पानी बना रहता था, ग्राउंड वाटर,
और एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन को ये मदद करता था मिटिगेट करने का, पानी उपलब्ध कराता था। यहाँ पर बहुत सारे काम होते थे, लाइक सोशल स्पेसेस, रिलीजियस एंड रिचुअल सेंटर्स थे, रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रेवलर्स। बहुत सारी मूवीज में देखने को मिला होगा आपको, कई मूवीज में गाने बने हैं इसके ऊपर, और अभी भी कुछ मूवीज आई थी सितारे जमीन पर, और वो आमिर खान की उसमें भी था। तो ये सब चीजें, एक शाहरुख खान की मूवी थी, एक कोई भूत पलित की मूवी थी उसमें भी था। ठीक है, तो ये बहुत सारा रहता है। चांद बावड़ी राजस्थान, आभानेरी जगह का नाम है राजस्थान में, आभानेरी 9th सेंचुरी का है, निकोम डायनेस्टी, किंग चंदा। एमंग द डीपेस्ट स्टेप वेल्स इन इंडिया, 30 मीटर तक का है। 30 मीटर काफी लंबा, काफी गहरा होता है। 13 स्टोरीज and 3,500 सिमेट्रिकल स्टेप्स। तो सीढ़ियां कितनी हैं? 3,500 सीढ़ियां हैं। और इसका उद्देश्य था वाटर कंजर्वेशन एंड थर्मल रेगुलेशन। तो ये एक तरह का उस समय का एसी था, लोग यहाँ विश्राम भी करते थे। माता भवानी स्टेपवेल, गुजरात, अहमदाबाद में, 11th सेंचुरी का बना हुआ है, सोलंकी पीरियड का है, चालुक्यास। डेडिकेटेड टू गॉडेस भवानी। और ये रिचुअल और वाटर यूटिलिटी का एक जॉइंट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, संयुक्त उदाहरण। सिंपलर आर्किटेक्चर कंपेयर टू लेटर वाव्स शोज अर्ली एवोल्यूशन ऑफ स्टेप वेल आर्किटेक्चर इन वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद गुजरात में देखिए अदालाज स्टेप वेल, ये भी अहमदाबाद के पास है, 1499 का बना हुआ है, क्वीन रुदाबाई ने बनाया था ये। 5 स्टोरीज है, ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट, दोनों मिले हुए मिलेंगे आपको इसमें। एयर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो उस समय की ये सब पिकनिक मनाने की या मनोरंजन की, रिक्रिएशन की भी जगह थी। अग्रसेन की बावली दिल्ली में, अग्रसेन की बावली कनॉट प्लेस के पास ही मिलेगी, और मिडिवल एरा में बनी हुई है। महाराजा अग्रसेन से जुड़ा हुआ है संबंध इनका, ट्रेडिशनल एट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। 60 मीटर्स लॉन्ग, 3 लेवल्स पे बनी है, आज निशेस ऑन बोथ साइड्स। तो बहुत ही रेयर अर्बन स्टेप वेल विद इन ए मॉडर्न मेट्रोपोलिस। अगर आप किसी बड़े मॉडर्न शहर में देखेंगे तो ये रूरल रेयर अर्बन स्टेप वेल शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। रानी की वाव, जिसको यूनेस्को में ले लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, पाटन, गुजरात, 11th सेंचुरी, क्वीन उदयमती, सोलंकी डायनेस्टी, और 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया। तो थोड़ा सा वाव के बारे में पढ़िएगा, और जल जौहर के बारे में पढ़िएगा कि कैसे एक रानी जो है पानी में कूद गई थी। तो अग्नि का जौहर तो आपने सुना था, जल जौहर, तो आज एक स्टोरी पढ़िएगा, व्हाट इज जल जौहर। अग्नि जौहर तो आग का जौहर तो सुना है आपने, और वो कौन सी रानी की कहानी है पूरा, थोड़ा मैं यहाँ कहूँगा थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, डिटेल पढ़िएगा उसको, इन्हीं में से मिलेगा आपको। डिजाइन्ड एज एन इन्वर्टेड रिवर्स टेम्पल, 7 लेवल्स, ओवर 1500 स्कल्पचर्स, यहाँ आपको मूर्तियां भी देखने को मिलेगी। वैष्णवाइट आइकोनोग्राफी है। प्रिजर्वेशन की बात देखें तो बरीड अंडर स्लिट फ्रॉम सरस्वती रिवर फ्लडिंग, तो सरस्वती का रास्ता, और रीडिस्कवर्ड इन 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। दूसरा गलत है, ठीक है। AI डिजाइन वायरसेस एंड बायोसिक्योरिटी। अब AI उधर भी चला गया बायोटेक्नोलॉजी में। AI एंड वायरस क्रिएशन,
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज टू डिजाइन कंप्लीट वायरल जीनोम। तो वायरल जीनोम को पूरा डिजाइन कर लिया गया एक तरह से एआई के माध्यम से। वायरसेस क्रिएटेड इन स्टडीज आर बैक्टीरियोफेज। देखिए एआई के माध्यम से आपको अब टारगेटेड या ड्रग डिजाइन बहुत आसानी से हो पाएगा। आपकी खुद की टोटल जानकारी जब आप कंप्यूटर को दे दोगे, और फार्मास्यूटिकल्स ने जिस तरह से कोई फार्मेसी में कोई ड्रग डिजाइन किया है तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए किया है, ह्यूमन जीनोम के बेस पे किया है। और अगर आपने अपना जीनोम कंप्यूटर को पढ़ा दिया तो उस ड्रग को वो आपके हिसाब से डिजाइन कर देगा, पर्टिकुलर आपके नाम पे, आपके लिए। तो दवाई आप ऑर्डर कर पाओगे फार्मास्यूटिकल्स को, फार्मेसी को, अपने खुद के लिए डिजाइन बना करके आप ऑर्डर पे मंगवा पाओगे। ये जमाना आने वाला है, क्योंकि अभी जो मार्केट में दवाई मिल रही है वो ह्यूमंस के लिए मिल रही है, इंसानों के लिए है। बाद में आपका नाम आपके नाम पे, आपके आधार कार्ड पे आपके हिसाब से मिल पाएगी, क्योंकि आपका जीनोम आपने पढ़ा दिया है। तो आपका जीनोम और ज्यादा स्पेसिफिक होगा तो दवाई एकदम से काम करेगी। अभी एक आध महीने में फर्क पड़ता है, बाद में 24 घंटे में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए बनी हुई है। आपके जीन्स को पढ़ा जाएगा, आपके डिफेक्ट को जाना जाएगा कि आपके अंदर डिफेक्ट कहाँ है। आया समझ? ड्रग डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। और अब वो पहले तो ड्रग डिजाइन करना मतलब फिर आपको वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार के लेवल का वैज्ञानिक हायर करना पड़ता, आपके लिए कोई रिसर्च करता, आप ही को लेके बैठता 6 साल तक, 7 साल तक, तब जाकर आपके लिए डिजाइन कर पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सो वायरसेस क्रिएटेड इन स्टडीज आर बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस की तरह इस्तेमाल करेंगे उनको। और बैक्टीरियोफेजेस इनफेक्ट बैक्टीरिया, नॉट ह्यूमंस। सो रिसर्च हाईलाइट्स बायोसिक्योरिटी रिस्क ऑफ एडवांस एआई टूल्स। ये दूर कर लिया जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। तो स्टडी ये आई है साइंस एडवांसेस जर्नल में, ये छपी है। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? ये वायरस होते हैं दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया, डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स। बैक्टीरिया पे डिपेंड करते हैं, ये उसको खाते हैं। तो ये फेज थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च, एएमआर तो हम काफी पढ़ रहे हैं अभी। एएमआर रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO एज ए पोटेंशियल एएमआर सॉल्यूशन, इसको बताया है। तो एआई कैसे यूज होगा? जीनोम लैंग्वेज मॉडल्स, इसके माध्यम से काफी, तो जीनोम की जो लैंग्वेज है उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा, वही LLM यूज किया जाएगा। लार्ज डीएनए सीक्वेंसेस, क्योंकि यहाँ तो डेटाबेस बहुत ज्यादा होता है, तो जहां पे भी ज्यादा डेटाबेस होता है उसमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। पर इसी के साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी बायोटेक्नोलॉजिस्ट की। बहुत सारे लोगों ने जो बायोटेक्नोलॉजी में कोर्स किया है और वो फ्यूचर में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नुकसान भी है, क्योंकि एआई सब काम कर लेगा। तो फिर ऐसे ही सीए वाला काम आप अपना टैक्स कैलकुलेटर जो है एआई से बनवा लो, तो सीए का तो काम ही खत्म हो गया। पहले आपको सीए को फोन करना पड़ता, मैं फॉर्म नंबर कौन सा भरूं, क्योंकि 40 तरह के फॉर्म है। तो आप सीए से पूछते थे कौन सा नंबर फॉर्म भरूं, अब आप एआई से पूछिए कि मैं ये काम करता हूं, मेरी सैलरी ये है और मैं इस संस्था में काम करता हूं और ये एक सेमी गवर्नमेंट है, मेरा इंस्टीट्यूशन सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है और मैं इस तारीख से काम कर रहा हूं, और मैं जिस संस्था में काम करता हूं उसका नेचर ये है, उसका टोटल टर्नओवर ये है, मेरी टोटल सैलरी ये है। अब आप बताओ मेरा फॉर्म कौन सा होगा, और मुझे वो फॉर्म भर के पकड़ा देगा आपको। सीए का काम खत्म हो गया, वकील का काम खत्म हो गया, ये मेरा क्राइम है, ये मैंने किया है, कौन कौन सी धाराएं मुझ पे लग सकती है, कौन सी कोर्ट में मुझे आवेदन देना पड़ेगा, कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, टिकट कितने का लगेगा, वो सब लगा लगू के वो इतनी 11 बजे कोर्ट में उसकी टेबल पे जाके रखा, हो गया काम आपका। वकील की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने सिम्टम्स बता दिए, फ्यूचर में नौकरियां धड़ाधड़ जाने वाली हैं,
भयंकर तरीके से। इसलिए स्विच कीजिए, जल्दी जल्दी से टेक्नोलॉजी पे स्विच कीजिए। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको, और बहुत फास्ट आ रही है, 6-6 महीने में दुनिया बदल रही है। 6 महीने में तो वर्जन इतना बदल जाता है कि 6 महीना पुराना आप यूज करोगे तो आउटडेटेड लगोगे। और अगर आप स्विच करना नहीं जानते, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। बहुत फास्ट। अगर आपको आगे रहना है तो ठीक है। आप हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना, कितना फास्ट हम चेंज करते हैं। यहां आते हो कुछ सीखते हो आप नहीं। मैं 52 में रन कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत फास्ट चेंज करता हूं, बहुत ही फास्ट, टेक्नोलॉजी के साथ, जैसी टेक्नोलॉजी उसके साथ। आउटडेटेड चीजें नहीं रखते, टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं। और यही सर्वाइवल का तरीका, अदरवाइज आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आगे रहना तो बहुत दूर की बात है, सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट है। बहुत कम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है, बहुत कम। तो ये ध्यान रखिए। सो जनरेटिंग प्रोटीन सिमिलर टू नेचुरल वायरसेस। मैंने आपको बताया था कि आरएनए वैक्सीन इतनी जल्दी क्यों बन गई, बिकॉज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0 पूरा का पूरा, 3D प्रिंटिंग, इन सब की वजह से इतनी आसानी से क्या बन गया, एमआरएनए वैक्सीन। नहीं तो एमआरएनए वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। डीएनए वैक्सीन अलग चीज है, एमआरएनए वैक्सीन, क्योंकि प्रोटीन के इतने फोल्ड्स होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, और इतनी जल्दी जल्दी आपको बता रहा था ना कि अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, गामा आ रहा है, कौन सा वायरस आ रहा है, कैसे कैसे आ रहे थे नाम, वो कहां से आ रहे थे। उन सब स्टडीज में, एक एक स्टडीज में 6 महीने से 2-2 साल लगते हैं, और वो 5-5 दिन में, 2-2 दिन में आ रहे थे, क्योंकि सिक्वेंसिंग हो रही थी, फटाफट सिक्वेंसिंग हो रही थी। डेल्टा सबसे ज्यादा तबाही की थी ना डेल्टा ने। तो कोरोना के समय में इतना जल्दी स्ट्रक्चर पता कैसे चल रहे थे, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई लगा के पता कर रहे थे। इतनी जल्दी पता थोड़ी चलता है। प्रोटीन फोल्ड्स इतने आसान नहीं है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कभी देखिएगा प्रोटीन का, रामचंद्रन प्लॉट, एक इंडियन के नाम पे है, रामचंद्रन प्लॉट, बहुत फेमस है रामचंद्रन प्लॉट। उसको कभी देखिएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर के रूप में, रामचंद्रन ने बहुत पहले दे दिया था, तो इंडियन को क्रेडिट जाता है उसका भी। और हरगोविंद खुराना, आर्टिफिशियल जीन। 2 इंडियन तो आपको यहां मिलेंगे, और भी इंडियन है, ऐसी बात नहीं है। बस यही है कि वो इंडिया में रह के नहीं कर पाते हैं, अमेरिका रहना पड़ता है उनको, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल बट फॉर डीएनए। यहां लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसके लिए, ये नेचुरल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है हमारा डीएनए। 4 नाइट्रोजनस बेसेस की क्या श्रृंखला बनाई, और क्या प्रोटीन बनाए, क्या कॉम्बिनेशंस, एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशंस, और इतने तरह की प्रोटीन, और हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आज तक वैज्ञानिक जो है उसको डिकोड तो कर लिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे कार के पार्ट्स मिलते हैं ना, सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, आप पूरी कार को असेंबल कर सकता है कार रिपेयरिंग वाला, क्योंकि सारे पार्ट्स मिल जाते हैं उसके, सारे पार्ट्स यहीं पे असेंबल कर सकता है कोई। अगर सारे पार्ट्स मंगवा ले और उसको सही ढंग से कस दे तो असेंबलिंग हो जाएगी। तो फिर बॉडी असेंबलिंग क्यों नहीं कर देते। ह्यूमन बॉडी का सारे पार्ट्स बनाने की जानकारी तो है, वही प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा, जान कौन डालेगा उसमें। पार्ट्स तो डाल देंगे, लेकिन जान कौन डालेगा, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो कहां से लाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ह्यूमन में तो इमोशनल इंटेलिजेंस, रोबोट के सामने आप किसी का मर्डर करो वो कुछ बोलेगा थोड़ी,
नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को गालियां तो याद रहेंगी वो कम से कम वो तो करेगा, कुछ तो करेगा। रोबोट को देखना है, अभी आपको रोबोट देखना है, एआई लगा देंगे रोबोट में तो फिर वो क्या करेगा? किसी फिल्म का डायलॉग बोल देगा, क्योंकि नेट पे मिल जाएगा, सिनेमा तो सारा अवेलेबल है, कुछ तो करेगा ना वो। नहीं तो रोबोट मूवी कितने पहले बना दी रजनीकांत ने कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है, तो कितना खतरनाक हो जाता है फिर वो। रोबोट मूवी बना दी ना, वो एआई की है, वो एआई का फ्यूचर बता दिया उसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन इमोशनल हो जाएगा, तो रोबोट था और वही प्रेम करने लगा, किससे? हीरोइन से। वो रोबोट है, उसमें इमोशंस आ गए और उसको संभालना मुश्किल हो गया, मारना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा उसको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो खैर फ्यूचर का फिक्शन था, वो एक तरह का फ्यूचर के हिसाब से उसने बताया कि ऐसा होगा। तब तक तो एआई की भी इतनी बात नहीं चल रही थी, तो रजनीकांत कितना एडवांस रहा। 2.0 में देखो उसने जो किया, तो उसकी थीम एडवांस होती है। इसका मतलब दक्षिण जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला क्षेत्र है, तो वो अलग तरीके से सोचता है। दक्षिण हमसे 10 साल आगे है सोचने में, साउथ। इसलिए साउथ की मूवीज बहुत एडवांस होती है। हमारा बॉलीवुड वो नहीं बना पाता, साउथ वाले ज्यादा एडवांस बना पाते हैं, आगे की सोच बना पाते हैं। रोबोट मूवी को शायद 15 साल हो गए, ज्यादा हो गए, 15-20 साल हो गए। और वो एआई भी जोड़ रहा था, रोबोटिक्स भी जोड़ रहा था, एआई प्लस रोबोटिक्स, वो तब सोच रहा था। और हम एआई को अब पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये एक और मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये भी और खतरनाक चीज होने वाली। सो ड्यूअल यूज रिसर्च कंसर्न कैन बी यूज्ड और बेनिफिशियल और हार्मफुल पर्पसेस, दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये अगर उनको लग गया हाथ आतंकवादियों को, तो बायो टेररिज्म। एआई ड्रिवन बायोलॉजिकल डिजाइन क्लासिफाइड एज ड्यूअल यूज, WHO भी मानता है, और नेशनल साइंस एडवाइजरी बोर्ड और बायोसिक्योरिटी। डीएनए सिंथेसिस और स्क्रीनिंग के क्या रिस्क हैं? देखिए, डीएनए सिंथेसिस कंपनीज स्क्रीन जेनेटिक सीक्वेंसेस को स्क्रीन करती हैं, कस्टमर आइडेंटिटीज को। सो एआई कैन रीडिजाइन टॉक्सिन्स टू इवेड ट्रेडिशनल सीक्वेंस बेस्ड स्क्रीनिंग, और नए मेथड्स भी यूज हो सकते हैं, लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन फंक्शन। तो ये चीजें जुड़ सकती हैं। ग्लोबल बायोसिक्योरिटी मैकेनिज्म देखिए, इंटरनेशनल जीन सिंथेसिस कंसोर्टियम, IGSC, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए थोड़ा। IGSC इंडिया में लिखते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GAC, यह है IGSC, ये इंटरनेशनल है। इंडस्ट्री लेड स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड्स, हार्मोनाइज प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी इनिशिएटिव, इसमें बहुत सारी ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और ऑन स्क्रीनिंग नॉर्म्स की जरूरत है। WHO मेंटेन करता है प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट और डिजीज एक्स कैटेगरी। तो क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? AI created viruses currently limited to simple viruses. Engineering human pathogens still requires high containment labs. तो बायोसेफ्टी लेवल कौन सा होना चाहिए? वही कोरोना वाला 3 और 4। भोपाल में कौन सा नंबर है? बायोसेफ्टी लेवल 3। वही PPE किट पहन करके ये सब करना पड़ेंगे, तो सेफ्टी लेवल बहुत अच्छा चाहिए। लॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशन, लंबे प्रयोगों की जरूरत पड़ेगी। सो बायोसिक्योरिटी इज नॉट बायोसेफ्टी, इज नॉट इक्वल टू बायोसेफ्टी। ये समझना नहीं है। बायोसिक्योरिटी मीन्स मिसयूज प्रिवेंशन एंड बायोसेफ्टी मीन्स एक्सीडेंटल एक्सपोजर प्रिवेंशन। दोनों में अंतर है, समझिए। सिक्योरिटी और सेफ्टी में, सिक्योरिटी और सेफ्टी में क्या अंतर है? मिसयूज को प्रिवेंट करना है, बायोसिक्योरिटी मिसयूज प्रिवेंट करना है,
यानी कि आतंकवादियों के हाथ में नहीं जाने देना है, बायो टेररिज्म नहीं होने देना है, बायो सिक्योरिटी एंड बायो सेफ्टी। पीपीई किट पहन के जाना है, BSL 3-4, वो बायो सेफ्टी है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों में अंतर समझिएगा। Okay. इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। भारत क्लेम करता है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या हम वाकई में चौथी बड़ी इकोनॉमी है? आइए माइलस्टोन देखिए। जीडीपी वैल्यूएशन देखें तो इंडियाज इकोनॉमी इज वैल्यूड एट 4.18 ट्रिलियन, प्लेसिंग इट फोर्थ ग्लोबली, ahead of Japan and behind the US, China and Germany. जापान से हम आगे हैं, 5वें नंबर से कहाँ आ गए हैं? चौथे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन जापान और जर्मनी की जनसंख्या मैंने पहले भी बताई थी, जापान और जर्मनी की जनसंख्या कितनी कम है, हमारे किसी एक राज्य के बराबर है। जापान तो कई सारे राज्यों से छोटा है, जर्मनी एक आध राज्य के बराबर है, और जर्मनी अभी भी हमसे आगे है। और तीसरे पे आने की बोल रहे हैं कि हम तीसरी हो जाएंगे, तो तीसरी होने का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पहली वाली 30 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई है, और सेकंड वाली कहां पहुंच गई है? 20 के ऊपर, 20 के ऊपर जाने वाली है। तो पहली जब 30 है और सेकंड जब 20 है, तो आप 4.18 है। तो ऐसे में थर्ड पे आ जाएंगे तो क्या हो गया? 20 और 30 को क्रॉस करने की स्थिति में तो काफी सालों तक नहीं है, क्योंकि इतने सालों में 4.18 है, 75 साल 80 सालों में, आजादी के इतने सालों बाद, 80 सालों बाद। यदि हम तीसरे नंबर पे भी आ गए, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना तीसरे नंबर पे आए आगे कैसे बढ़ेंगे? तो तीसरे नंबर पे तो आना पड़ेगा, लेकिन सेलिब्रेशन मोड में नहीं आना है। अभी भी बताया था मैंने, सेलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या कितनी है? नंबर वन पॉपुलेशन हमारे पास है। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है, तो चौथे से तीसरे पे आने में कोई फायदा नहीं है, उससे कोई आना तो पड़ेगा, क्योंकि तीसरे पे आए बिना आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन कोशिश कहाँ की होनी चाहिए? यहां सेलिब्रेशन में नहीं लगना है। यही आपको तैयारी में भी ध्यान रखना है कि सेलिब्रेशन बहुत दूर है। सेलिब्रेशन जब तक फाइनली आप ऊपर नहीं चले जाते तब तक सेलिब्रेशन नहीं है। सो ग्रोथ रेट में देखें, रियल जीडीपी ग्रू 8.2% इन Q2 एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो 6 क्वार्टर हाई रहा है। सो इंडिकेटिंग रेजिलियंस एमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन भी देख लीजिए। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक जर्मनी बाय 2030। हम 2030 तक जर्मनी को ओवरटेक कर जाएंगे और बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद एन एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ $7.3 ट्रिलियन। और मैंने यही बताया था कि 7.3 पे जब हम पहुंचेंगे तो वो 20 वाला 30 वाला वहीं थोड़ी बैठा हुआ होगा, वो तो और आगे निकल चुका होगा तब तक, क्योंकि उनका तो काम अभी तेजी से चल ही रहा है। वही तो हमको महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है और सप्लाई चेन में हम तो है नहीं कहीं। सो सपोर्टिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ चीजें हैं। इन्फ्लेशन इस बार थोड़ा सा हमने कंट्रोल करके रखा है, उसका मैनेजमेंट ठीक हो गया जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से या जो भी है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फेल टू 4.8% विथ हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लोगों को काम मिला है। मैन्युफैक्चरिंग में
9%, सर्विसेज सेक्टर में 9.3% बैलेंस ग्रोथ देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल की बात करें तो हाईवेज जो है हमारे यहाँ 1,46,000 किलोमीटर, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स 9 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन पर कैपिटा रियलिटी देखें, इंडिया जीडीपी पर कैपिटा इज ओनली $2,900 to $3,000। $3,000 का पर कैपिटा है हमारा। सो एन एवरेज जापानीज सिटीजन का कितना है? 11 से 12 गुना रिचर, एक्सप्लेनिंग व्हाई ग्रोथ फील्स इनविजिबल टू मोस्ट इंडियंस। दिखाई नहीं देती ग्रोथ। वहां देखो 11-12 गुना है जापान का, भले ही वो उसमें 5वें नंबर पे पहुंच गया, हमने जापान को उधर पछाड़ दिया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि भाई परचेसिंग पावर भी इसी पे डिपेंड करेगा। सो इन्फ्लेशन ट्रैप, करंट इन्फ्लेशन इज लो बट क्यूमुलेटिव प्राइस राइजेस इन फूड एंड फ्यूल हैव परमानेंटली रेज लिविंग कॉस्ट। देखिए, एक बार ये जो क्यूमुलेटिव वाली बात बताई ना, इस चीज को समझिए आप। मान लीजिए किसी चीज की कीमत 6 रुपए थी और अगर वो 6 रुपए से 9 रुपए होती है, 6 रुपए से 9 रुपए होती है, तो हम कहते हैं कि 50% राइज हो गया। 6 रुपए से कितना हो गया? 9 रुपया हो गया, तो 50% राइज हो गया। लेकिन अब 9 से 10 हुआ है, तो हम इन्फ्लेशन रेट लेते हैं तो पिछले वाले से लेते हैं। तो 9 से 10 होने को तो हम बहुत सिंपल मानेंगे कि ये तो 10% भी राइज नहीं हुआ है। हाँ, 10%, 1.1% या 1.2% राइज हुआ है, सॉरी 12% राइज हुआ है, इतना ही मानेंगे ना हम लोग। 50% से तो बहुत कम राइज हुआ है। लेकिन थोड़े समय पहले तो 6 रुपया था, अब तो 10 रुपया हो गया। क्यूमुलेटिव कितना होगा? और जिस दिन मान लिया जाए 6 से 10 हो गया और 6 से फिर 10 से मान लिया जाए 12 हो गया, तब आप कहोगे कि एक समय तो देखिए 50% था, 6 से 9 हुआ था, अब तो केवल 10 से 12 हुआ है, तो बहुत कम हुआ है, बहुत कम परसेंटेज राइज हुआ है। लेकिन 6 का तो 12 हो गया ना। एक जमाने में अभी 2 साल पहले तो वो 6 ही था, अब तो 12 हो गया। तो महंगाई जो है वो लास्ट में जाकर के थोड़ी सी भी बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़े हुए का थोड़ा सा प्रतिशत है। लेकिन क्यूमुलेटिव जोड़ लीजिए तो 6 का 12 है तो 100% हो गया वो है। समझ आप कहो नहीं, पहले 50% था, फिर 12% आया, अब तो केवल 20% ही बढ़ा है। 10 का 12 ही हुआ है तो केवल 20% बढ़ा है। एक जमाने में तो 50% बढ़ा करता था। लेकिन टोटल देखिए तो 6 का 12 हो गया है, 100% बढ़ गया है ना। समझ, यानी कि बड़ा भाई जब कॉलेज में आया था तब उसको कोई चीज 10,000 रुपए में मिल रही थी, छोटा भाई जब कॉलेज में आया तो वो चीज उसको 20,000 रुपए में मिल रही है। समझ, तो बड़े भाई के समय 10,000 की थी, छोटे भाई के समय में 20,000 की हो जाएगी। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये इसको क्यूमुलेटिव प्राइस राइजेस के हिसाब से देखिएगा, उस तरह से नहीं। इसलिए इन्फ्लेशन को अभी करंट इन्फ्लेशन आपने एकदम से बढ़ा करके वो कम कर दिया। सो टू स्पीड के शेप्ड इकोनॉमी, के शेप्ड इकोनॉमी में आपको बताया था के शेप रिकवरी कितनी खतरनाक होती है। अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर, आईटी, फाइनेंस, एमएनसीज एंजॉय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड सैलरी हाइक्स। तो यहां आपको सैलरी हाइक्स देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहां पे? आईटी, फाइनेंस। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां 93 to 94% ऑफ वर्कर्स है, तो फेसेस जॉब इनसिक्योरिटी एंड स्टेगनेंट इनकम। उनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि उनकी जॉब सिक्योरिटी पे ही खतरा आ गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जीवन हो गया। तो जॉबलेस ग्रोथ, दूसरा क्या प्रॉब्लम है? जॉबलेस ग्रोथ। सो हाई जीडीपी ग्रोथ इज नॉट क्रिएटिंग इनफ क्वालिटी जॉब्स।
Many graduates are under employment in low paying gig work. Zomato, बहुत सारे ग्रेजुएट जो है वो जोमेटो चला रहे हैं, स्विगी में खाना ले जाके दे रहे हैं, और जबकि वो क्या है, ग्रेजुएट है। ये काम तो 8वीं पास भी कर सकता है। तो जब ज्यादा हाई एजुकेटेड आदमी को लो एजुकेटेड वाला काम करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसकी योग्यता से हल्का काम उसको मिलता है। तभी तो चपरासी के लिए पीएचडी आदमी फॉर्म डालता है, एमटेक भी, एमटेक किया और चपरासी के लिए फॉर्म डाल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना। आप चपरासी का सरकारी वैकेंसी निकाल के देखिए कौन कौन लोग फॉर्म भरते हैं। सुना नहीं कभी आपने कि कौन कौन पीएचडी आ गया? हाँ, पीएचडी किस लिए था? कॉलेज में पढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए। वो क्या कर रहा है चपरासी? पानी पिलाने के लिए। मैं सांप को पानी पिलाऊंगा, झाड़ू निकालूंगा, ठीक है, और बड़ी संख्या में, और इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम देने के लिए तैयार है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये बताता है कि हालत बहुत खराब है। लो पेइंग गिग वर्क, बहुत ही कम पेमेंट पे काम करने को तैयार है, गिग वर्क में जाने को तैयार है। सो ब्रिजिंग द गैप, आर्टिसंस एंड स्किल्ड वर्कर, यही बात अभी बोला था, किसने बोली थी? रघुराम राजन ने, कि कलाकार बनिए, कलाकारी कीजिए, मतलब लकड़ी की कलाकारी, मतलब क्या बनिए? आर्टिसंस, कर्मकार, कलाकार नहीं कर्मकार। फिर पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। आईडी रिकॉग्निशन करेंगे, स्किल ट्रेनिंग करेंगे, 15,000 टूल किट सपोर्ट मिलेगा, 15,000, और स्किल ट्रेनिंग के लिए 500 रुपए पर डे मिलेगा, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा 5% के ब्याज पे। कभी लोन वोन के लिए चक्कर काटे कि नहीं कभी? कोलेटरल फ्री लोन को क्या कहते हैं पता है आपको? मुद्रा लोन। बाकी जो बैंक की स्कीम होती है लोन की, बैंक की खुद की भी लोन की स्कीम होती है, उसमें सारे कागज लगते हैं। मुद्रा लोन में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप नया सामान खरीदने वाले हैं, नया काम धंधा शुरू कर, लकड़ी का काम शुरू करने के लिए आप कोई मशीन जो लकड़ी काटती है, टिम्बर कटिंग वाली मशीन जो है वो आप खरीदेंगे, औजार खरीदेंगे, टूल किट, टूल किट के लिए 15,000 रुपये दे देंगे वो, जिससे आप औजार खरीद लो, ठीक है। मुद्रा लोन मिल जाएगा और कोलेटरल फ्री मिलेगा 5%, लेकिन कहां तक मिलेगा पता है आपको? 10 लाख रुपए तक। 5% ब्याज तो देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए तक मिलेगा ये। और इसको रोजगार में काउंट करेंगे। मुद्रा लोन जैसे ही लेंगे, वहां प्रधानमंत्री के जो स्टैटिस्टिक्स वाला डिपार्टमेंट है वो आपको बेरोजगारी से बाहर निकाल के रोजगार में डाल देगा कि रोजगार मिल चुका है। फिर वो प्रोडक्ट आपका बिकता नहीं बिकता, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्किल इंडिया मिशन 2.0 फोकस ऑन न्यू एज स्किल्स। ये लो भैया, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, और ड्रोन दीदी बना दिया था, नमो दीदी, ड्रोन दीदी। अब ड्रोन दीदी कौन? मैंने को तो अभी तक ड्रोन, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ड्रोन ही ड्रोन उड़ेंगे, आकाश में अंधेरा छा जाएगा, फिर क्या करेंगे। आज तक एक ड्रोन नहीं दिखा। मैं कब पढ़ा रहा था ड्रोन के बारे में? आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले बता रहा था। इतने ड्रोन उड़ेंगे कि हर आदमी के छत पे डिलीवरी होगी, सामान वहीं आएंगे छत पे, नहीं सड़क पे। गिग वर्कर सब बंद हो जाएंगे, खाना मंगाओगे छत पे जाके ले लो, ड्रोन लेके आया, उतार लो उससे। कुछ लोग ड्रोन को ही रख लेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? इंडियन आदमी को देखा नहीं उन्होंने, वो केवल खाना थोड़ी लेंगे, ड्रोन ही गायब कर देंगे, खाना देने लायक ही नहीं रखेंगे उसको। इतना खतरनाक है। भारत में क्या अंग्रेज भी नहीं है वैसे। खास करके मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं यूएस गया तो मुझे लगा कि यहाँ की सिम खरीदनी चाहिए, यहाँ तो इंटरनेट ऐसा चलेगा पानी जैसा, बिल्कुल। उसके बाद तो ये सब दौड़ेंगे, फेसबुक और यूट्यूब और पानी की तरह चलेंगे, एकदम स्क्रॉल करते ही एकदम चलेंगे।
लेकिन वहां पे भी कॉल ड्रॉप था। वहां पे भी यूट्यूब वैसे ही चल रहा था, रोते गाते जैसे हमारे यहाँ चल रहा है। वहां पे भी नेटवर्क इशू है, कोई अंतर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इंडियन विंडियन फालतू ही बदनाम है, सब एक जैसे ही है, बस जनसंख्या कम है वहां पे, बाकी समस्या एक जैसी है। ठीक है। हाँ, सड़कें थोड़ी सी बेहतर है। स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, तो पीएम स्वनिधि, वर्किंग कैपिटल लोन्स 15,000 50,000। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या अंतर है? ये वर्किंग कैपिटल लोन है, यानी जो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। जैसे फोटोकॉपी की दुकान खोलोगे तो फोटोकॉपी की मशीन फिक्स्ड कैपिटल, वो फिक्स्ड कैपिटल में आती है। और वो जो कागज आते हैं फोटोकॉपी करने के, वो क्या आएगा? वो जो खरीदेंगे वो आएगा वर्किंग कैपिटल, उसको खरीदने का पैसा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी, यूपीआई कैशबैक इंसेंटिव। किसी को फायदा हुआ फोन पे से और जी पे से, पता नहीं क्या क्या वो कैशबैक और क्या क्या देता रहता है। पेटीएम वाकई में देता है? 1 रुपया, 1 से 4 रुपया वापस आता है कैशबैक। मेरा आज तक नहीं आया, मैंने देखा नहीं होगा उसको। किस में आता है? पेट्रोल पंप पे? वहीं पे। अच्छा, तो वापस आता है, दिखता भी है, वॉलेट में आता है। अच्छा, इधर नहीं दिखेगा बैलेंस में। बड़ा अजीब चीज है, बड़ा गोपनीय तरीके से गुप्त दान करते हैं। सो पीएम मुद्रा योजना, ये देखो, कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 20 लाख। हाँ चलो, मैंने 10 नहीं बताया था, 20 लाख फॉर स्मॉल नॉन फॉर्म बिजनेसेस, उनके लिए, छोटे उद्योग, एमएसएमई के लिए मुद्रा योजना। सोशल सिक्योरिटी भी देंगे इसमें। ई श्रम पोर्टल पे आप अपना डेटाबेस लगाइए इनफॉर्मल वर्कर के लिए, तो डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, इंश्योरेंस हो जाएगा और क्राइसिस सपोर्ट होगा। पाँव अगर, हाथ अगर मशीन में फंस जाए तो तुरंत आप फोन करिए कि मेरा हाथ कटने वाला है, ऐसा। ठीक है, तो डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा बैंक खाते में पैसा आएगा। क्राइसिस सपोर्ट, मतलब क्राइसिस सपोर्ट तो वही है, क्राइसिस में फंस गए तो आपको सपोर्ट मिलेगा। अटल पेंशन योजना, 1000 से 5000 मंथली पेंशन आफ्टर 60, और ये गारंटीड है। लेकिन इसके लिए अटल पेंशन योजना में जमा कितना करना पड़ेगा? अटल पेंशन योजना पढ़ना कि कौन सी साल की उम्र में जमा करना शुरू करना है, कौन सी साल की उम्र में, यानी किस उम्र में आपको जमा करना शुरू करना है। ऐसे ही फ्री में नहीं है, उसका प्रीमियम है। किस उम्र में जमा करना शुरू करेंगे और कितने साल तक जमा करेंगे, तो फिर जब आप 60 के हो जाएंगे तब हर महीने 1000 से 5000 मंथली मिलेगा। तो 1000 किसको मिलेगा और 5000 किसको मिलेगा? कब से शुरू करना है? 40? हाँ, 40 तक। हाँ, 18 से 40 साल की उम्र में आपको तय करना है कि आपको पैसे कितने जमा कराने हैं। 100 रुपीज हर महीने कितने जमा कराने हैं? 200। अच्छा, 210 से लेके 1454, तो एवरेज निकाल लो 1000 रुपया। हाँ, कैलकुलेटर होगा ना उसका, अटल पेंशन योजना का कैलकुलेटर निकाल लेना, और कैलकुलेटर निकाल के अपनी एज डालोगे तो आपकी ईएमआई आ जाएगी, वही वाली कि ईएमआई क्या बोलेंगे उसको, प्रीमियम।
और वो प्रीमियम जमा करके देखो तो 60 के बाद ब्याज सहित मिलेगा वो एक तरह से, तो वो घाटे का सौदा नहीं है। सरकार भी कुछ मदद करेगी उसमें, लेकिन आप ही का पैसा है, आप जमा कराओगे तो मिलेगा बाद में। और कितने प्रतिशत लोग जो है वो 60 तक पहुंचेंगे ही नहीं, और कितने प्रतिशत 60 के बाद केवल 65 तक के लाभ ले पाएंगे, और कितने प्रतिशत लोग घर पे बताना ही भूल जाएंगे कि मैंने जमा करा रखा है और डिमेंशिया हो गया तो तब तक SIR और ऐसे 10-15 सरकारी प्रक्रियाएं करके उसको डिमेंशिया में पहुंचा देंगे, वो भूल ही जाएगा कि उसने जमा भी कराया था। ठीक है, मजेदार है ये। फिर आयुष्मान भारत 5 लाख का हेल्थ कवर पर फैमिली एन्युअली। रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योर में देखिए लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये नमो ड्रोन दीदी कहीं मिले तो इंटरव्यू लेना उसका क्या करती, कहाँ उड़ाती है दीदी। हाँ, मिली कभी नमो ड्रोन दीदी? हाँ, क्या करते हैं ये? ड्रोन लेके घूमती है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन ट्रेंड फॉर टेक बेस्ड लाइवलीहुड्स, और इनको लखपति बनाना है, 1 लाख से ऊपर की इनकम करनी है। PM जनधन योजना यूनिवर्सल, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि ये योजना क्या है। बैंक खाता खुलाना भी कोई योजना होती है? योजना तो उसको कहते हैं जिसमें कोई पैसा देता है, इसमें आपको बैंक खाता खुलाना है, बस ये योजना है। ताकि फिर कभी सरकार को देने का मूड हो कभी कुछ तो उसमें डाल सकें भविष्य के लिए। आज की तारीख में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप खाता खुलाओगे तो उसमें 1000 रुपए डले हुए मिलेंगे, नहीं, आप जाके खुलाओ। उसको योजना नहीं बोलना था, उसमें प्रधानमंत्री भी लगा दिया जन धन योजना, जनता अपना धन लगाए। गौतम भाई को देना है उधर ठीक है ना। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐसे ही बनेंगे हम लोग। अभ्युदय 3, इट इज 3rd टेक्निकल हिंदी सिंपोजियम, तकनीकी हिंदी संगोष्ठी है ये। IIT इंदौर बड़ा फेमस हो रहा है भाई। IIT जोधपुर एंड द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ये सब करने वाले हैं। इनका उद्देश्य है यूज ऑफ टेक्निकल हिंदी एंड द स्ट्रेंथन द आउटरीच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू वाइडर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, गोल्डीलॉक्स जोन तो सुना था हमने, कहां पर? स्पेस में। बैलेंस ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, बाप रे, अवॉइड्स रिसेशन एंड ओवर हीटिंग। ओवर हीट भी नहीं होने देना इकोनॉमी को, रिसेशन में भी नहीं जाने देना, इन्फ्लेशन लो रखना, ग्रोथ को बैलेंस रखना और फुल एम्प्लॉयमेंट कर देना। So investment friendly, stable conditions boost equities and corporate growth. Short lived business cycles make it temporary and policy requirement में देखें तो needs careful monetary and fiscal management to sustain. W और से मेजोरिस, ये हमने पढ़ा था, स्पेस पढ़ रहे थे जब, यूनिवर्स पढ़ रहे थे तब। तो शॉर्ट पीरियड कॉन्टेक्ट बाइनरीज, स्ट्रक्चर इसका होता है स्टार्स शेयर ए सिंगल आउटर एटमॉस्फेयर। जो तारे हैं उनका एक अपना बाहरी वातावरण होता है सिंगल, वाइल ऑर्बिटिंग ईच अदर। जब कभी भी वो एक दूसरे की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनका एक ही एटमॉस्फेयर हो जाता है और इनका शेप हो जाता है डंबल लाइक ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्टेक्ट। ऐसा दोनों का एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो डंबल जैसा शेप्ड हो जाता, डेट शेप हो जाता है।
इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक्ट एज नेचुरल लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग मास, रेडियस एंड टेम्परेचर, और उद्देश्य है हेल्प टेस्ट एंड रिफाइन स्टेलर इवोल्यूशन थ्योरीज। ठीक है, चलिए ये भी है।